हेलो एवरीवन। 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। हमने अपना जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक है राजनीतिक दल। अध्याय 6 है हमारा ये, और इसके अंदर हमने किया था राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, जिसमें हमने संक्षिप्त रूप में बताया था कि एक जैसी राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। इसके बाद हमने किया राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, राजनीतिक दल का अर्थ, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने किया था। और इसके बाद आज हम करेंगे राजनीतिक दल के कार्य। वैसे जो आज का टाइम है वो क्या है, बड़ौदा उपचुनाव, यानी ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम है। जो नेता हैं वो नुक्कड़ सभाएं करते हैं। वहाँ पर आपको जो राजनीतिक दल है उसके कार्य आसानी से समझ में आ सकते हैं। हम देखते हैं इन सभाओं में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं या उसका नेता आता है, अपनी पार्टी की जो प्रमुख नीतियाँ हैं या उद्देश्य हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं, तथा जो विपक्षी जो पार्टियां हैं या सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमें क्या प्राप्त होती है, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, और राजनीतिक पार्टियों की या सरकार की कार्यशैली का भी पता चलता है कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। चलिए देखते हैं इसके अंदर राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, मूलतः यानी मुख्य रूप से राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, यानी सरकार बनाते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। नंबर 1, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उम्मीदवार क्या हो, आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें अपना चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। अब दूसरा जो इसका कार्य है वो है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। यानी हर दल की अपनी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं, वो लोगों के सामने रखते हैं और लोग उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर ही मत का प्रयोग करते हैं, वोट डालते हैं। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राज्य राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। यानी इसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि जो मतदाता है वो जागरूक होना ज़रूरी है। यदि मतदाता जागरूक नहीं होगा तो गलत नीतियों वाली गलत पार्टी को अपना वोट देता है, जिससे गलत सरकार बनती है जो देश के हित में नहीं होती। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, मतदाताओं का शिक्षित होना ज़रूरी है। यानी अपने हित की बजाय देश हित या समाज हित को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आगे चलिए, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासन दल की राय के अनुरूप यानी अनुसार अपनी नीतियाँ तय करती है। अब कार्य नंबर 3, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उसे विधायिका में पास करवाना पड़ता है। यानी पार्टियां क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती हैं और फिर क्या बनाती हैं, वो कानून बनाती हैं और उसके ऊपर क्या होती है, बहस होती है और उस बहस को विधायिका में उसके ऊपर बहस होती है
और उसको पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं या फैसला करते हैं। कार्य 4, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था यानी 9th क्लास के अंदर कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में वो वित्त मंत्री हो सकता है, रेल मंत्री हो सकता है, तो समाज कल्याण मंत्री हो सकता है। तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं और जिनका एक मंत्री उसका कार्यवाहक होता है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। नंबर 5, चुनाव हारने वाला दल शासक दल के विरोधी की भूमिका निभाते हैं, यानी जिसको हम विपक्ष बोलते हैं। या विरोधी दल कौन से होते हैं? वो कौन से हैं? चुनाव जो हारने वाला जो दल होता है वो शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। नंबर 6, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत का मतलब होता है लोगों का मत, यानी लोगों की किसी विषय के ऊपर विचारधारा क्या कहलाती है? जनमत कहलाता है। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा जो 7वां पॉइंट है, दल की सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं, यानी लोगों तक उन कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। और प्रशासनिक अधिकारी कौन से होते हैं? जो कर्मचारी वर्ग काम करते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना यानी क्या कहलाता है? जनसंपर्क कहलाता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, यानी उनको वोट न देकर उन्हें हरा सकते हैं। तो इसलिए सरकार क्या करती है? उसको कार्य करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यदि वो कार्य नहीं करवाएगी तो आगे आने वाले चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब होता है राजनीतिक दल की ज़रूरत। तो ज़रूरत क्यों है? जो ये कार्य हमने पढ़े हैं वो क्या है? इसकी ज़रूरत भी है। क्यों है? तो इसको अब देखते हैं। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता? दलों के बिना क्या स्थिति होगी? यानी इसके बारे में हम बता सकते हैं कि यदि राजनीतिक दल एक ही होगा तो वो क्या होगा? कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा, लोक हित के लिए कार्य नहीं करेगा, तानाशाह हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? लोगों को अधिक से अधिक चॉइस प्राप्त होगी। तो इसलिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होंगे। यदि एक की नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी की नीतियों से संतुष्ट होगा, दूसरे से नहीं है तो तीसरे से संतुष्ट होगा। तो इसलिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। इसकी कल्पना करके ही हम अपनी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा, यानी जिस क्षेत्र से उसका चुनाव होगा सिर्फ उसी के लिए वो कार्य करेगा और उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? यदि कोई भी मंत्री गलत काम करता है तो पूरी सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अक्सर चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है, यानी खंडों में, और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह बड़ा देश हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।